आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। धागे निर्मल वर्मा की एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों की उलझनों और मानवीय संवेदनाओं की गहराइयों में हमें लेकर जाती है। निर्मल वर्मा, जिनकी लेखनी में हम भारतीय मनोविज्ञान की जटिलताओं और जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियों को सजीव पाते हैं, ने इस कहानी के माध्यम से हमें एक भावनात्मक यात्रा पर आमंत्रित किया है। इस कहानी में हम पाते हैं कि कैसे छोटे छोटे संवाद और घटनाएं हमारे जीवन की बड़ी सच्चाइयों को उजागर करती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि प्यार और जिम्मेदारी के बीच की सीमा रेखा कितनी धुंधली हो सकती है, या फिर कैसे पुराने रिश्तों की परछाइयां हमारे वर्तमान को प्रभावित करती हैं? कहानी के पात्र रूनी, मीनू और केशी इन प्रश्नों के साथ हमारे सामने आते हैं और हमें उनके जीवन की परतें खोलकर देखते हैं। धागे एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने ही प्रतिबिंब को देख सकते हैं। इसमें छुपी है वह संघर्ष की कहानी जो हर व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में अनुभव करता है। इस कहानी को पढ़ते हुए हमें लगता है कि हम अपने ही अनुभवों से गुजर रहे हैं, अपनी ही भावनाओं से जूझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खाओ की का नून डा। धागे कहानी, निर्मल वर्मा कहानी। उस रात खाने के बाद कॉफी पीते हुए हम केशी के नए रिकॉर्डों की चर्चा करने लगे। मुझे तो रात को नींद नहीं आती, मैंने ग्रामोफोन लाइब्रेरी में रखवा दिया है, मीनू ने कहा। क्या वह अब भी पीते हैं? मैंने धीरे से पूछा। केशी दूसरे कमरे में है। नो, हाँ, लेकिन मेरे कमरे में नहीं। मीनू ने दरवाजा खोलकर पर्दा उठा दिया। बरामदे के परे लॉन अंधेरे में डूबा था। एक अपरिचित सी घनी सी शांति सारे अहाते में फैली थी। हम कॉफी पी चुके थे और अपने अपने खाली प्यालों के आगे बैठे थे। मीनू कुर्सी खिसकाकर मेरे पास सरक आई। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। उसने मेरे दोनों हाथ अपनी मुट्ठियों में भर लिए। जब तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? शैल तुम्हारी राह देखते देखते अभी सोई है। मैं फाटक से तुम्हारे कमरे तक भागती आई थी, मैंने कहा। मैंने झूठ कहा था। मैं मीनू से यह नहीं कहूंगी कि मैं पिछले आधे घंटे से लॉन में अकेली बैठी रही थी। कहूंगी तो वह विश्वास नहीं करेगी। क्यों, तुम्हें अब भी अंधेरे से डर लगता है? मीनू हंस रही थी। उसका एक हाथ अब भी मेरी गोद में पड़ा था। बिजली की रोशनी में उसकी सफेद पतली बाहें बहुत सफेद थीं, बहुत पतली थीं। मुझे अजीब सा लगता, केशी इन हाथों को कैसे चूमता होगा, कैसे इन बाहों के महीन भूरे रोयों को सहलाता होगा। सुनो, परसों रात तुम क्या कर रही थी? क्यों अपने कमरे में थी? मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कनॉट प्लेस से घर लौटते हुए हम तुम्हारे हॉस्टल आए थे ही? बहका रही हो, मैंने कहा। सच आए थे, केशी से पूछ लेना। लेकिन इतनी रात भीतर कैसे आते? तुम्हारी मिसेज हैरी देखती तो हमें कच्चा चबा जाती। वह हंस रही थी। क्या तुम लोग रुके थे? हम हॉस्टल के बाहर खड़े रहे थे, तुम्हारे कमरे की बत्ती जली थी। केशी ने कई बार हॉर्न बजाया था। हमने सोचा था तुम हमारी कार का हॉर्न पहचान जाओगी, लेकिन तुमने सुना नहीं। मैं शायद सो गई थी, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तुम अब भी लाइट जलाकर सोती हो? मीनू ने पूछा। मिसेस हैरी कुछ नहीं कहती? यह वर्किंग वीमेंस हॉस्टल है और मिसेस हैरी कोई कॉन्वेंट स्कूल की मैट्रन थोड़े ही है, मैंने कहा। मीनू समझ गई। हम दोनों को एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई थी और हम दोनों हंसने लगे थे। उन दिनों मैं और मीनू स्कूल के हॉस्टल में रहा करते थे। कमरे में बत्ती जलाकर सोने की सख्त मनाही थी। अंधेरे में डर के मारे मेरी देह के पोर पोर से पसीना छूटने लगता था और मैं सबकी आंख बचाकर चोरी चुपके बत्ती जला लेती थी। डिनर के 2 घंटे बाद जब कभी मैट्रन कमरों का राउंड लगाने आती तो मेरा दिल रह रह कर दहल जाता। मैं आंखें मूंद कर प्रार्थना करती रहती, किंतु मैट्रन की आंखें चील की तरह तेज थीं। उन्हें धोखा देना आसान नहीं था। वह बड़बड़ाते हुए मेरे कमरे में आती और बत्ती बुझा जाती, किंतु जब वह मेरे कमरे से जाने लगती तो मैं कांपते हाथों से उनकी स्कर्ट पकड़ खींच लेती,
प्लीज मैट्रन। वह हतबुद्धि सी मेरी ओर देखने लगती और झिड़कने लगती। क्या बात है, यह क्या बचपना है, वह कहती, किंतु मैं उनकी स्कर्ट पकड़े रहती और सिसकते हुए बार बार कहती, प्लीज मैट्रन, प्लीज प्लीज। सारे हॉस्टल में यही बात फैल गई थी। ऊंची क्लास की लाडकियां या मीनू की सहेलियां जब भी मुझे देखती, हंसते हुए बार बार कहती, प्लीज मैट्रन, प्लीज प्लीज प्लीज। ई मीनू शिमला याद आता है ना, जाने कितने बरस बीत गए, मैंने कहा। हमने सोचा है अगली गर्मियों में वहां जाएंगे। केशी ने अभी तक शिमला नहीं देखा, तुम्हें उन दिनों छुट्टी मिल जाएगी। मैं मीनू को देखती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें नहीं मालूम तुम कैसी हो गई हो, कभी शीशे में अपना चेहरा देखा है? हाँ देखा है बद्धा, प्यारा सा लगता है, मैंने कहा। नहीं रूनी, मजाक की बात अलग है। तुम्हें हमारे संग चलना होगा जब से तुम जबलपुर से आई हो। लेकिन मीनू आगे कुछ नहीं बोलती। शायद आगे मौन का एक दायरा है जिसे हम दोनों छूते हुए कतराते हैं। शायद मेरा चेहरा बहुत सफेद सा हो गया है और वह डर सी गई है। मीनू कुर्सी से उठकर मेरे पास, बहुत पास आ गई। उसने मेरे गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए। उसकी आंखों में अजीब सा विस्मय है। मुझे भ्रम होता है कि वह मेरे और केशी के बारे में सब कुछ जानती है, वे बातें जो सिर्फ मेरी हैं, जिन्हें मैं अपने से भी छिपा कर रखती हूँ। किंतु वह कभी मुझसे कहेगी नहीं। वह बद्दी बहन है, इसलिए वह मार्टर है। वह हमेशा मुझे अपने से बहुत छोटा समझती रहेगी। ये कुछ ऐसे क्षण हैं जब मैं मीनू से घृणा करती हूँ, बचपन से करती आई हूँ। कमरे में सन्नाटा खिंचा रहा। न जाने हम दोनों कितनी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। तुम बुरा मान गई, उसका स्वर भीगा सा था। तुम पागल हो मीनू, इस तरह हॉस्टल में अकेले कब तक रहोगी? मैंने उसकी ओर हंसते हुए देखा। अब मुझे डर नहीं लगता था। मीनू कुछ बोली नहीं, चुपचाप अपनी उंगलियों को मेरे बालों में उलझाती रही। उसकी आंखें बहुत उदास हैं। वह मुझसे बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं उससे छोटी हूँ। लगता है जैसे दिन बीतते जाते हैं और वह वहीं एक ही स्थान पर खटिया रही है जहां वह बरसों पहले थी। फिर भी उसके सामने मैं अपने को हमेशा ही बहुत हीन पाती हूँ। लगता है वह सब कुछ है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। यह उसका बदप्पन नहीं, वह होता तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। तब मैं उससे लडेच लेती, उसे दोष देकर छुटकारा पा लेती। लगता है जैसे वह कहीं बहुत ऊंची दीवार पर बैठी है और मैं उसे सिर उठाकर विस्मित आंखों से देख रही हूँ। रूनी, बहुत देर हो गई, तुम कपद्धे नहीं बदलोगी। मीनू उठ खड़ी हुई। ठहरो, चलती हूँ। यह स्वेटर किसका है? मेरी निगाहें सामने सोफा पर टिक गईं, जहां हल्के सलेटी रंग के ऊन की लच्छियां और उनमें उलझी सलाइयां पद्धी थीं। केशी का पुलोवर है, पूरी बाहों का। बुना हुआ हिस्सा उठाकर उसने मेरे हाथों में रख दिया। कैसा है, कल ही शुरू किया है। मैंने उसे छुआ नहीं, एक लंबे क्षण तक उसे अपने हाथों पर वैसे ही पढ़ा रहने दिया। मेरे हाथ उसके नीचे दब गए हैं, उसके नीचे दबकर सिकुद्दा से गए हैं। मीनू की स्निग्ध शांत आंख और मेरे कांपते हाथों के बीच केशी का अधबुना स्वेटर एक लंबे पल के लिए बिना हिले डुले पढ़ा रहता है। मैंने आज तक केशी को फुल स्लीव का पुलोवर पहने नहीं देखा। पता नहीं उस पर कैसा लगेगा। मीनू ड्राइंग रूम में चली गई। मैं कुछ देर तक उस कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ। सब और सन्नाटा है, केवल किचन से प्यालों और प्लेटों की हल्की खनखनाहट सुनाई दे जाती है। दरवाजे की जाली पर फीकी सी चांदनी उतर आई है। खिड़की के परे बरामदा है, लाल बजरी की सड्ड छक्क है। उसके पीछे मोटर रोड को लांघ कर पहाड़ी आती है, जिसके टीले लॉन से दिखाई देते हैं और लॉन में पत्तियां हैं, हवा में सरसराती घास है। तुम अभी तक यहां बैठी हो? मीनू के स्वर में हल्की सी झिड़की थी। मैं चौंक गई। केशी का स्वेटर अब भी मेरी गोद में पद्धा था। मीनू, क्या झादियों में बेर आ गए? अभी कहाँ, कहीं दिसंबर में जाकर पकेंगे। याद नहीं, पिछले साल इन्हीं दिनों हम पहाड़ी में पिकनिक पर गए थे।
बेर खाकर शैल का गला पकाया था। वे कच्चे थे, तुमने पक्के बेर नहीं खाए, बिल्कुल काफल जैसे मीठे होते हैं मीनू, शिमले के काफल याद हैं? और खट्टे दाढ़ू, तुम उनका लाल रस अपनी उंगली पर लगाकर कहती थीं, यह मेरा खून है, और माँ डर जाती थी। हम उस क्षण भूल गए कि इन बरसों के दौरान ढेर सी उम्र हम पर लद गई है, कि बरसों पहले उसका विवाह हुआ था और मैं एक बच्चे की माँ हूं। हम दरवाजे पर खड़े खड़े देर तक एक दूसरे को वे बातें याद दिलाते रहे जो हम दोनों को मालूम थीं, जिन्हें हमने कितनी बार दोहराया था, किंतु हर बार यही लगता था कि हम उन्हें भूल गए हों। हर बार उन्हें दोबारा याद करने का बहाना सा करते थे। कल तुम्हारा ऑफ डे है, हम लोग पहाड़ी पर जाएं तो कैसा रहे? सच? तो मैंने खुशी से मीनू का हाथ पकड़ लिया। केशी से कहेंगे वह अपना ग्रामोफोन ले चले, बिल्कुल पिछले साल की तरह को। रोनी, इट विल बी वंडरफुल, सच बिल्कुल पिछले साल की तरह को। ये पिछला साल एक ठंडी बर्फीली सी झुरझुरी मेरी पीठ पर सिमट आई। वह सितंबर का महीना था। मैं शैल को लेकर दिल्ली आई थी। सब कुछ पीछे छोड़ी आज आई थी, अपना घर बार, अपनी गृहस्थी। सबने यही समझा था कि मैं कुछ दिनों के लिए रहने आई हूं, कुछ दिन रहूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। यही सितंबर का महीना था। हम पहाड़ी पर पिकनिक के लिए गए थे, बेर की झाड़ियों के पीछे। मैंने साहस बटोरकर मीनू से पहली बार बात कही थी, जो इतने दिनों से मैं अपने में छिपाती चली आ रही थी। मीनू ने समझा था मैं हंसी कर रही हूं, किंतु अगले पल जब उसने मेरे चेहरे को देखा तो वह चुप रही थी, कुछ भी नहीं बोली थी, एकदम फटी फटी आंखों से मुझे निहारती रही थी। कल उस बात को बीते 1 साल हो जाएगा। कल हम फिर पिकनिक के लिए जाएंगे। गेस्ट रूम की बत्ती जली है। मैं दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाती हूँ, पीछे देखती हूँ। फाटक के पास चांदनी में मेरी छाया लॉन के आर पार खिंच गई है। लगता है रात सफेद है, बंगले की छत, दूर पहाड़ी के टीले, घास पर एक दूसरे को काटती छायाएं, सब कुछ सफेद है। घास के तिनके अलग अलग नहीं दिखते, एक हरा सा धब्बा बनकर पेड़ों के नीचे वे एक दूसरे के संग मिल गए हैं। यहां से उस कमरे का कोना दिखता है जिसमें मीनू और केशी सोते हैं, कोना भी नहीं, केवल दीवार का एक टुकड़ा जो झाड़ियों से जरा दूर है, लेकिन लगता है जैसे झाड़ियां अंधेरे के संग संग दीवार के पास तक खिसक आई हैं। एक क्षण के लिए भ्रम होता है कि मैं भूल से यहाँ आ गई हूँ, कि यह मीनू का बंगला नहीं है, वह लॉन नहीं है जिसके कोने कोने से मैं परिचित हूँ। जब कभी कोई पक्षी झाड़ियों से बाहर निकलकर उड़ता है, उसके डैनों की छाया घूमते हुए लहू की तरह चांदनी पर फिसलने लगती है। कमरे में दबे पांवों से आई। मेरे पलंग के पास शैल का बिस्तर लगा था। चप्पल उतार कर मैं धीरे से उसके पास बैठ गई। देर तक उसकी मुंदी आंखों को देखती रही। एक बार उसने आंखें खोलकर मुझे देखा था, केवल निमिष भर के लिए, किंतु नींद ने दूसरे ही क्षण उसकी पलकों को अपने में ओढ़ लिया था। बत्ती बुझाकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। चांदनी इतनी साफ है कि बुक केस पर रखी केशी की किताब का टाइटल भी अंधेरे में चमक रहा है, टाइम, स्पेस एंड आर्किटेक्चर। बाहर की खुली खिड़की पर शैल के झूले की रस्सी टंगी है। उसकी छाया खिड़की की जाली पर तिरछी रेखाओं सी पड़ रही है। जब हवा का झोंका आता है तो ये रेखाएं मानो डरकर कांपती हुई एक दूसरे से सट जाती हैं। न जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद मेरा भ्रम रहा होगा और मैं सांस रोके लेटी रहती हूँ। कमरे की चुप्पी में एक अजीब सी गर्माहट है, जैसे कोई चीज दीवारों से रिस रिस कर बहती हुई मेरे पलंग के इर्द गिर्द जमा हो गई हो। लगता है जैसे पास लेटी शैल की सांस मेरे पास आते आते भटक जाती है और मैं उसे सुन नहीं पाती। सुनती हूँ कुछ देर ठहरकर, कुछ निस्तब्ध पलों के बीच जाने के बाद दोबारा सुनती हूँ। न, पहला भ्रम महज भ्रम नहीं था। बीच के गलियारे में धीमी सी आहट हुई है। कुछ देर तक सन्नाटा रहता है।
कई मिनट इसी तरह अनिश्चित प्रतीक्षा में बीत जाते हैं। बाहर का दरवाजा हवा चलने से कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। जब खुलता है तो गलियारे में धूल से सनी पत्तियां दीवार से चिपटी हुई तितलियों की तरह उड़ डांसने लगती हैं। गलियारे के सामने लाइब्रेरी की बत्ती जली है। खूंटी से मीनू की शॉल उतारकर मैंने ओर हली। बाहर आई नंगे पांव। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला था। टेबल लैंप के हरे शेड के पीछे केशी का चेहरा छिप गया है। सोफा पर केवल उसकी टांगें दिखाई देती हैं। सामने तिपाई पर कोन्याक की बोतल और खाली गिलास पड्डे हैं। उनकी छाया हूबहू वैसी ही स्टिल लाइफ की तरह दीवार पर खींच आई है। बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। तुम अभी सोई नहीं? उसने मुझे देख लिया था। मैं कुछ देर तक चुपचाप देहरी पर खड़ी रही। इतनी रात यहां क्या कर रहे हो? वह सोफा पर बैठ गया। उसकी उंगली अभी तक किताब के पन्नों के बीच दबी थी। मीनू को पसंद नहीं कि मैं उसके कमरे में पीऊं। रात को मैं अक्सर यहां आ जाता हूं। यहीं सोते हो? मेरा स्वर कुछ ऐसा था कि खुद मुझसे नहीं पहचाना गया। कभी कभी एनीवे, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, इज लेट। उसने धीमे से हंस दिया। मैं कभी उसकी ओर देखती रही। बाहर अंधेरे में बजरी की सड्डक पर भागती पत्तियों का शोर हो रहा था। कुछ देर तक हम दोनों रात की इन अजीब खामोश आवाजों को सुनते रहे। मैं तुम्हारे कमरे तक आया था, फिर सोचा शायद तुम सो गई हो। नो? कुछ कहना था? नो? बैठ जाओ। केशी का चेहरा पत्थर सा भावहीन और शांत था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे मैं पर्श पाती। उसकी छाया आधी ग्रामोफोन पर, आधी दीवार पर पीडीडी रिच रही है। ग्रामोफोन और किताबों की शेल्फ के बीच एक छोटी सी मेज है जिस पर रिकॉर्डों का बंडल रखा है जो शायद अभी तक नहीं खोला गया। जबलपुर से चिट्ठी आई है। केशी ने मेरी ओर नहीं देखा। वह शायद यह भी नहीं जानता कि मैं उसकी ओर देख रही हूं। तुमसे पूछना था कि क्या उत्तर दूं, उसने कहा। मैं प्रतीक्षा कर रही हूं। लेकिन केशी चुप है। वह भी शायद प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें क्यों भेजा है? पत्र तुम्हारे लिए है, सिर्फ लिफाफे पर मेरा नाम है। केशी ने जेब से लिफाफा निकाला और उसे ग्रामोफोन पर रख दिया। इसे PRH लो। लिफाफे पर जो हस्तलिपि है उसे पहचानती हूं। उसे देखकर जिस व्यक्ति का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है उसे पहचानती हूं। क्या मैं कभी अपने अतीत से छुटकारा नहीं पा सकूंगी? वह हमेशा छाया की तरह पीछे आता रहेगा। पर होगी नहीं। क्या होगा? केशी हताश भाव से मुझे देखता है। मैं जानती हूं वह क्या सोच रहा है। तुम्हें बुलाया है? जानती हूं। वह एक बार शैल को देखना चाहते हैं। वह शैल के पिता हैं। जब आकर देखना चाहें, देख लें, अपने संग ले जाना चाहें, ले जाएं। मैं रोकूंगी नहीं। मैं रोकूंगी नहीं, यही मैंने कहा था। केशी निर्विकार भाव से मुझे देखता रहा था। वह सोफा से उठ खड़ीदा हुआ। मैं अपनी कुर्सी से चिपकी बैठी रहती हूं। मुझे लगता है मैं रात भर इसी कुर्सी पर बैठी रहूंगी। रात भर केशी खिड़की के पास खड़ा रहेगा। रूनी, तुमने सोचा क्या है? क्या ऐसे ही रहोगी? मेरी आंखें अनायास उसके चेहरे पर उठ आई थीं। कुछ है मेरे भीतर जो बहुत निरीह है, बहुत विवश है। केशी उसे नहीं देखता देखता है तो भी शायद आंखें मूंद कर। इस क्षण भी वह चुप है। उसकी भावहीन पथरीली आंखों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं ले सकूं, जो वह मुझे दे सके। मुझे अचानक शर्म आती है अपने पर, अपनी कमजोरी पर, और मैं हंस पड़ती हूं। मेरी समूची देह बार बार किसी झटके से हिल उठती है। रूनी! केशी का मुख एकदम म्लान सा हो उठा था। उसका स्वर मुझे अजीब सा लगा था। मैं हंसते हंसते सहसा चुप हो गई। वह धीमे झिझकते कदमों से मेरे पास चला आया था। बीच में ग्रामोफोन था। ग्रामोफोन पर लिफाफा रखा था। रूनी, मुझे तुमसे कुछ और नहीं कहना है। तुम चाहो तो अपने कमरे में जा सकती हो। मैं कुछ नहीं कहती। मैं सिर्फ उसकी कमीज का खुला कॉलर देख रही हूं, जिसके पीछे उसकी छाती के भूरे बाल बिजली की रोशनी में चमक रहे हैं। दूसरे कमरे में कभी कभी सोती हुई शैल की सांसें सुनाई दे जाती हैं। उन्हें सुनकर मन फिर स्थिर हो जाता है।
लगता है उन नरम सांसों की आहट ने कमरे की हवा को बहुत हल्का सा कर दिया है। सुना है तुम कुछ नए रिकॉर्ड लाए हो। हाँ, सुनोगी? अभी नहीं, शैल सो रही है। हम तुम्हारे हॉस्टल गए थे ही? हाँ, मीनू ने कहा था तुमने कार का हॉर्न बजाया था। तुमने सुना था? तुम नीचे क्यों नहीं आई? हम पोर्च के बाहर खड़ीरे रहे थे। मैं सो रही थी। मुझे लगा मैं सोते हुए सुन रही हूं। कुछ देर तक हम चुप बैठे रहे। मुझे लगा हम दोनों किसी छोटे से स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे हैं। दोनों चुपचाप अपनी अपनी ट्रेनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु बीच के इन लम्हों को हम अच्छी तरह गुजार देना चाहते हैं ताकि बाद में हम दोनों में से किसी को एक दूसरे के प्रति कोई गिला, कोई शिकायत न रहे। यू वॉन्ट माइंड रूनी, विल यू? किंतु उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। ग्लास में कोन्याक ढालते हुए उसने मेरी ओर देखा था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगता रूनी? उसका स्वर बहुत धीमा सा कोमल हो आया था। मीनू को बुरा लगता है। रात को वह मुझे अपने कमरे में नहीं पीने देती। मैं चुपचाप उसकी ओर देखती रहती हूँ। लगता है इस क्षण भी जब वह मेरे सामने तिपाई पर झुका हुआ पी रहा है, उसमें कुछ ऐसा है जिसके केवल होने भर का आभास होता है, किंतु जो उंगलियों में आता आता फिसल जाता है। मैं उसका गोल पीला चेहरा, गालों की चौड़ी उभरी हुई हड्डियां, तनिक गहरी उदास आंखें देख सकती हूँ। सिर के बाल धीरे धीरे उद्धते जा रहे हैं, जिनके कारण माथा बहुत ऊंचा दिखाई देता है। कुछ चेहरे होते हैं जो तुरंत अपना प्रभाव अंकित कर जाते हैं। केशी का चेहरा ऐसा नहीं था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो दृष्टि को रोक सके, एकाएक स्तंभित कर सके। वह चेहरा बहुत पुराना है, जिसे देखना नहीं होता, केवल पहचानना होता है। यह अजीब है, किंतु जब कभी मैं उसके चेहरे को देखती हूँ, पुराने पत्थरों पर खुदा हायरोग्राम याद हो आता है, बहुत दूर किंतु पहचाना सा। आज शाम मैंने तुम्हें खिड़की से देखा था, उसने कहा। कहाँ? तुम अंधेरे में लॉन में बैठी थी। मैंने तुम्हें बंगले में आते देखा था। तुम फाटक के भीतर घुसी थी। तुम घास पर बैठी रही थी और भीतर किसी को मालूम नहीं हुआ कि तुम हॉस्टल से आ गई हो, अंधेरे में घास पर बैठी हो। वे सब तुम्हारी राह देखते रहे थे। केशी ने अपने गिलास में कुछ और कोन्याक ढाल ली। हालांकि अभी गिलास खाली नहीं हुआ था। वह मेरी ओर नहीं देख रहा, वह खिड़की के बाहर देख रहा है, मानो मैं अब भी कमरे में न होकर अंधेरे लॉन में बैठी हूं। इन गर्मियों में शायद हम शिमला जाएंगे। हाँ, मीनू ने बताया था। तुम भी हमारे संग चलोगी? मैं हंसने लगती हूँ। फिर हम खामोश हो जाते हैं। बाहर गलियारे में एक छोर से दूसरे छोर तक सूखे पत्ते भाग रहे हैं। हवा से दरवाजा कभी खुलता है, कभी बंद होता है। केशी, एक बात पूछूं? क्या रोनी? तुमने मुझे वह पत्र क्यों दिखाया? क्या तुम सचमुच सोचते थे कि मैं वापस लौट जाऊंगी? यह तुम्हारी इच्छा है रोनी। और तुम? मैं हकलाकर चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आगे कुछ भी कहना बेकार है। लगता है हम दोनों एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां शब्दों के कोई अर्थ नहीं रह जाते, जहां हम बिना सोचे समझे एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ कोई मानी नहीं रखता। लगता है शब्दों का झूठ सच हमसे नहीं जुड़ता है, वे अपनी जिम्मेदारी पर खुद खड़े हैं। उस क्षण मुझे पहली बार पता चला कि जो शब्द हम बोलते हैं, वे कभी कभी अपने में कितने अकेले हो जाते हैं। केशी ने धीरे से गिलास उठाया। गिलास के कांच और उंगलियों के बीच रोशनी का धब्बा कोन्याक पर धीरे धीरे तिर रहा है। तुम यहाँ हॉस्टल में कब तक रहोगी? मैं धीरे से हंस देती हूँ। तुम मेरे बारे में कब से सोचने लगे केशी? कोन्याक पर केशी की आंखें थिर हैं, माथे पर पसीने की हल्की झाई उभर आई है। उसके होंठ गिलास से चिपके हैं। वह पी नहीं रहा और मैं चुप बैठी हूँ और मुझे लगा कि मुझे कुर्सी से उठ जाना चाहिए और अपने कमरे में चला जाना चाहिए।
फिर भी मैं बैठी रही और मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। और मुझे जरा अजीब लगा था कि मीनू अपने कमरे में सो रही है और इतनी रात गए मैं केशी के कमरे में बैठी हूँ और दूसरे कमरे में शैल है जो कल मुझे अपने बिस्तर के पास देख हैरान हो जाएगी। और मुझे धीरे धीरे बहुत देर तक ढेर सी खुशी हो रही है कि कल शाम को मैं वापस अपने हॉस्टल लौट जाऊंगी। वहां मिसेस हैरी हैं, मेरा अकेला कमरा है, निखिल है, ये सब इस बंगले की परिधि से बाहर है। केशी के ग्रामोफोन पर रखे लिफाफे से बाहर हैं। वे मेरा अतीत नहीं जानते और मुझसे कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछते जिसका कोई उत्तर नहीं है, मेरे पास नहीं है। निखिल केशी से कितना अलग है। निखिल का संबंध बहुत सी चीजों से है। यदि हम उन्हें समझ लें तो निखिल को जानना सहज है। केशी निखिल नहीं है, उसके डिजाइन, उसके रिकॉर्ड सब उससे अलग हैं। उसे समझने के लिए केवल उसके पास ही जाया जा सकता है और वह चुप है। मैंने एक बार केशी से पूछा था कि वह आर्किटेक्ट है, उसे क्लासिकल म्यूजिक से इतना लगाव कैसे उत्पन्न हो गया। देयर इज स्पेस, उसने बहुत धीरे से अंग्रेजी में कहा था। स्पेस? मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखती रही थी। हाँ, स्पेस दोनों ही अपने अपने ढंग से छूते हैं। उस क्षण उसके होंठों पर झिझकती सी मुस्कुराहट सिमट आई थी। मैंने उसकी आंखों में वह अजीब सी दूरी देखी थी जो उस बूढ़े अंग्रेज की आंखों में थी, जिसने हमें सिमिट्री के भीतर जाने से रोक लिया था। तब मैं बहुत छोटी थी। एक शाम अपने नौकर के संग सैर करती हुई शिमले में संजौली की सिमिट्री तक चली गई थी। चारों तरफ पहाड़ियां थीं, बड्ढे बड्ढे पत्थरों के बीच उगती लंबी घास थी। हम कब्रों को देखना चाहते थे, लेकिन सिमिट्री का फाटक बंद था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा अंग्रेज हमारे पास आया था। उसने हमसे पूछा था कि हम वहां सिमिट्री के सामने क्यों खड़ी डीढ़े हैं और इसका फाटक क्यों बंद है। मैंने पूछा था। हमेशा बंद रहता है, उस अंग्रेज ने हंसते हुए कहा था। सो लेट रेल में लाई इन पीस। आज बरसों बाद भी मैं उस बात को भूली नहीं हूँ। आज भी जब कभी केशी स्पेस की बात करता है तो उसकी आंखों में वही आलंघ्य अपरिचित दूरी का स्वभाव घिर आता है जो बरसों पहले मैंने उस अंग्रेज की आंखों में देखा था। और मुझे लगता है कि सामने बंद फाटक है जो कभी कोई नहीं खोलेगा। कब्रें हैं, पहाड़ी हवा है और पत्थरों के बीच लंबी घास है जो हवा में कांपती है, धीरे से मेरे कानों में कह रही है, लेट द डेड लाई इन पीस। गलियारा पार करके मैं अपने कमरे में लौट आई थी। अपने बिस्तर पर लेटी रही थी। न जाने कितने मिनट गुजर गए। देर तक लॉन में झिंगुरों का स्वर सुनाई देता रहा। पर्दे के रिंग चांदनी में बड्ढे बड्ढे छल्लों से चमक रहे हैं और जब हवा चलती है तो धीरे से खनखना उठते हैं। केशी के कमरे की बत्ती का आलोक अधखुले दरवाजे से निकलकर मेरे संग संग भीतर चला आया है। बंगले के परे, लॉन के परे पहाड़ी मौन का है। इस समय भी वहां चांदनी फैली होगी हनझादियों पर, पुराने पत्थरों पर। कोई नहीं जानेगा कि कहाँ टीलों और सदियों पुरानी चट्टानों के बीच एक बेर की झाड़ी है। पिछले साल उस झाड़ी के पीछे मैंने मीनू से कुछ कहा था। वे शब्द आज भी कहीं कच्चे बेरों के संग पड्ढे होंगे। आधी रात को सहसा मेरी आंख खुल गई थी। शायद खिड़की के सामने झूले की रस्सी की परछाई को देखकर मैं डर गई थी। रजाई उठाने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। क्षण भर के लिए मेरे हाथ कमरे के अंधेरे में फैले रहे थे। मैं एकाएक आतंकित सी हो उठी थी। मुझे लगा था जैसे मेरी टांगे एकदम बर्फ सी ठंडी हो गई हैं। मैंने शैल के बिस्तर की ओर देखा। वह सो रही थी। उसका आधा चेहरा कंबल में छिपा था। आधे चेहरे पर फीकी सी चांदनी सरक आई थी। मैं बिस्तर से उतरकर कमरे की देहरी तक चली आई। गलियारे में निपट अंधेरा था। लाइब्रेरी की बत्ती गुल हो गई थी, लेकिन दरवाजा खुला था। मैं देहरी पर खड़ी रही। एक आवाज है, आवाज भी नहीं, केवल एक प्रवाह है जो टूट रहा है। जितना टूट रहा है उतना ही ऊपर उठ रहा है, हवा से भी पतली। एक चमकीली झाई धीमे, बहुत धीमे, एक उखड्ढी बहकी हुई सांस की मानिंद मेरे पास चली आती है।
चली आती है और उसे कोई नहीं रोकता, जैसे वह अपना दबाव खुद है, खुद अपने दबाव के नीचे खींच रही है। लगता है जैसे हवा स्वयं एक घूमते हुए घेरे के बीच आ गई हो, भूल से फंस गई हो और उड़ अडटने के लिए, उस घेरे से मुक्ति पाने के लिए अपने पंख फडफदा रही हो। केशी, मैंने धीरे से कहा। केशी, मैं अंधेरे में खददी रही, देहरी पर। मुझे लगता है जैसे मेरे भीतर बादल का एक श्यामल टुकड़ा आ समाया है। वह बूंद बूंद टपक रहा है। मैं उसके नीचे खड्डाढी हूं और भीग रही हूं, देर तक खड्डे ही भीग रही हूं। शायद कोई लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड रहा होगा, क्योंकि जब तक मैं सो नहीं गई वह बजता रहा था। आज केशी नए रिकॉर्ड लाया है। जब तक वह सब नहीं बजा लेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैं करवट बदल कर लेट जाती हूँ। मैंने अपना एक हाथ शैल के तकिए के नीचे रख दिया और मैं धीरे धीरे उसके पास खिसक आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी देह की गरमाई अपने में खींच लूं। चांदनी का एक चौकोर बित्ते भर का टुकड़ा केशी की किताब पर पढ़ रहा है, स्पेस, टाइम एंड आर्किटेक्चर। मैं देर तक उस टाइटल को देखती रहती हूँ, फिर पलकें झुक जाती हैं। सोने के पहले केवल एक धुंधला सा विचार बह आता है, कल हम सब पिकनिक करने पहाड़ी पर जाएंगे।